अगर ये कैश डिस्काउंट आ रहा है इसका मतलब कैश पेमेंट तो हो रही है, क्योंकि कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब कैश पेमेंट होती है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों देखो, मैं जनरेट करवा रहा हूँ और मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बना लिया है। पार्ट 1 में मैंने सारे बेसिक्स बताए हैं आपको, बेसिक्स और सारे रूल्स बताए हैं। एक बार आप जाकर जरूर देखिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पार्ट 1 को देखिए, उससे आपको सब समझ आएगा। फिर आप मेरे सारे पार्ट्स 1 बाय 1 करके देखिए और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एक एक चीज समझ आएगी और क्लियर होगी। तो देखते हैं। देखो बच्चों, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट आज हम इस पर बात करेंगे, ठीक है? तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? देखो, ये डिस्काउंट होता है जिसे आप जाते होंगे, आपकी मम्मी या आपकी सिस्टर या आप खुद, जैसे हम बार्गेनिंग करते हैं। मान लो 1,000 की चीज है, कोई 1,000 रुपए का मान लो पर्स है, ठीक है? आपकी मम्मी को पसंद आया, आप वो 1,000 रुपए बता रहे दुकानदार, आपकी मम्मी ने कहा 200 रुपए कम करो। बार्गेनिंग करी तो उसने 200 रुपए कम कर दिए, तो कितने का पड़ गया? 800। तो ये जो उसने डायरेक्ट डिस्काउंट दिया दुकानदार ने, इसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और कितने का पड़ा? 800 रुपए का। ये कंप्लीट नेट परचेज हो गई। क्या हो गई? नेट परचेज। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट होगा उसे डायरेक्ट माइनस करके वैल्यू हमें रखनी है, हमें इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। बच्चों बहुत ध्यान से समझो, हमें इसको रिकॉर्ड नहीं करना है, हमें सीधा सिर्फ इस 800 को लेना है, ठीक है? अभी देखो मैं करवाता हूं आपको। और फिर कैश डिस्काउंट क्या है? ये जो कैश डिस्काउंट है, जब हम पेमेंट करते हैं, तुरंत कैश पेमेंट करते हैं, तब हमें दुकानदार दे देता है। मान लो चलो ये 800 रुपये हो गए, ठीक है? ये 800 रुपये। अब उसने दुकानदार को ने कहा अगर तुम मुझे तुरंत 800 रुपये देते हो, मैं तुम्हें 50 रुपये का डिस्काउंट और दूंगा, तो आप 750 दे दो मुझे। तो ये जो तुरंत डिस्काउंट दिया है इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। मतलब कैश पेमेंट पर जो हमें डिस्काउंट मिला है उसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ये हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ये हम रिकॉर्ड करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट माइनस हो जाता है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन कैश डिस्काउंट माइनस तो होता ही है, लेकिन हम इसे रिकॉर्ड भी करते हैं। बस अब देखो आप, अब मैं आपको जनरेटिव 1 बाय 1 करके बताता हूँ। आप इसे एक बार पॉज करके या बैक करके दोबारा देख लेना। देखो, सबसे पहले परचेज गुड्स, मैंने बच्चों पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया है कि जब भी गुड्स परचेज करते हैं हम, तो परचेज अकाउंट डेबिट तो करना ही करना है। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। लिस्ट प्राइस होता है एमआरपी। भाई एमआरपी उसका मेन, उसका प्राइस क्या है? तो 20,000 है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि देखो 20,000 है, ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है इसमें? 10%। और मैंने आपको बताया था तुरंत माइनस करना होता है, तो 20,000 का 10% कितना होता है? कैंसर 2,000। तो तुम्हें सीधा ये 2,000 होता है, तो तुम्हें क्या करना है? 20,000 में से 2,000 डायरेक्ट माइनस कर दो, तो कितना बचा? 18,000। तो तुम्हारी जो परचेजेस है ना नेट, वो 18,000 की हुई। तो तुरंत ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आंख मीच के तुम परचेज में आराम से डाल सकते हो। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद तुम परचेज में ये अमाउंट रख सकते हो, ठीक है? बल्कि रखना ही है। आप देखो, ये हो गई बात क्लियर। अब देखो, कैश डिस्काउंट भी मिला 5%। तो कैश डिस्काउंट, अच्छा नॉमिनल रूल्स याद करो कि सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते थे और सारी इनकम क्रेडिट होती थी। तो अब मुझे तुम सोच के बताओ, ये डिस्काउंट तुम्हें मिल रहा है या तुम दे रहे हो? जब तुम किसी से परचेज करते हो, खरीदते हो, तो डिस्काउंट वो देता है, यानी कि दे रहा है वो, यानी कि टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है? और पेमेंट भी अब अगर ये कैश डिस्काउंट आ रहा है इसका मतलब कैश पेमेंट तो हो रही है, क्योंकि कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब कैश पेमेंट होती है। बच्चों समझ गए? कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब कैश पेमेंट हो रही होती है, ठीक है? तो देखो, अब ध्यान से देखना, 18,000 का परचेज हुआ, कितने परसेंट बोल रहे हो कैश डिस्काउंट? 5%। तो 18,000 का 5% निकाल लो, ये लो, दो कैंसल, 180, 5, 900 रुपए। तो 900 रुपए तो आएगा यहाँ। बच्चों कहाँ आएगा 900 रुपए? 900 आएगा यहाँ। तो अब यहाँ क्या आएगा? 18,000 में से देखो, ये अपोजिट साइड है क्रेडिट और ये डेबिट साइड, ये साइड है।
तो ये दोनों हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं, ठीक है। तो 18,000 में से अगर 900 माइनस कर दो तो बैलेंस आ जाएगा कितना पे करना है। तो 18,000 में से अगर 900 माइनस कर दो, एक कह गया 171, 17,100, ये लो जी। देखो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, ये देखो सबसे पहले मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, बचा 18,000। उस 18,000 पे भी 5% का डिस्काउंट है, तो देखो मैंने 18,000 का 5% निकाल लिया और कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। और फिर इस 18,000 में से ये माइनस करके बैलेंस पेमेंट कर दी। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, समझो मेरी वीडियो को, एक दो बार देखो, आपको सब समझ आएगा। ठीक है, बस आपको इतना दिमाग में रखना कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद भूल जाते हैं। देखो 20,000 थी वैसे, देखो ध्यान से परचेज, लेकिन मैंने डिस्काउंट माइनस करने के बाद भूल गया। अब कितना बचा है, 18,000। ठीक है बच्चों, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड ये कैसे निकला, इस 18,000 पे ही 5% लगेगा, क्योंकि अब तो देने कितने हैं दुकानदार को, 18 देने हैं, और वो कह रहा है उसका 5% और दे देता है। तो 18 का 5% यहाँ रखा, 18 में से गया तो 17,100। इसको दोबारा से देखना, मुझे आई एम श्योर कि आपको समझ आएगा। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट वाले पे। देखो सोल्ड गुड्स लिस्ट प्राइस, इसमें भी देखो लिस्ट प्राइस है, क्या है बच्चों, सोल्ड गुड्स लिस्ट प्राइस 10,000। ठीक है, आप सबसे पहले बताओ, जब भी मैंने अभी पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखो अगर आप नए हैं जाकर, जब भी आपको और अच्छे समझ आएगा। तो जब भी सेल्स होती है तो मैं यहां लिखता हूं टू सेल्स अकाउंट, क्या लिखता हूं बच्चों, टू सेल्स अकाउंट। जब भी सेल होगा गुड्स, सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होगा। अब ऊपर डेबिट होता है, अगर कैश में होगी तो कैश, वरना ना। अब देखो सोल्ड गुड्स विद रुपीज लिस्ट इतना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे नाम नहीं है, ठीक है, तो हम कंसिडर कैश भी कर सकते हैं। मेनली तो अगर नाम नहीं है हम कैश ही कंसिडर करेंगे, तो क्या होगा कैश, क्योंकि क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा हुआ, उधारी। सोल्ड गुड्स विद लिस्ट प्राइस इतना, बस। तो हम ये मानेंगे कि जब नाम ही नहीं है तो नाम तो हम लिखेंगे नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और देखो मैं एक चीज और, सेल्स तो क्रेडिट कर दिया, पर अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, 10,000 है। बताओ बच्चों 10,000 पे 5% का कितना हुआ डिस्काउंट, 500। तो सीधा माइनस होके कितना हो गया, 9,500। तो सेल्स के आगे सीधा ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद वैल्यू आ जाती है। ठीक है, जैसे परचेस में 18,000 आगे तक डायरेक्ट कटने के बाद, ऐसे सेल्स में जब भी हमारी वैल्यू होगी उसमें से ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट माइनस होने के बाद जो वैल्यू बचती है वो आ जाती है यहाँ। अब देखो इसमें तो कैश डिस्काउंट है ही नहीं, तो बस यही हमारे कैश में आएंगे। लो बस सिंपल सा। देखो ध्यान से देखो, इसमें कैश डिस्काउंट कहीं नहीं दिख रहा है, अगर दिख रहा हो तो बताओ बच्चों, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो बस कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखो, रिपीट करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी में, मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बच्चों तीसरा करते हैं, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। रिसीव्ड कैश फ्रॉम शिल्पा इतना एंड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अब अलग दे रखा है और कैश अलग दे रखा है, ये और इजी है, तुम्हें कुछ माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो दोनों को अलग अलग दे रखा है। तो जब भी कैश रिसीव होता है, मैंने ये बताया था बच्चों आपको पिछली वीडियो में, कैश अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि ये रियल है और रियल में व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, तो कैश आ रहा है तो डेबिट। ठीक है बच्चों, डेबिट हो गया। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड, देखो जब भी अलाउ वर्ड का मतलब होता है कि हम कर रहे हैं अलाउ, तो हमारे लिए खर्चा है, और खर्चा हमेशा क्या होता है, नॉमिनल के हिसाब से डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट। ठीक है, डेबिट। अब शिल्पा, शिल्पा को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनल रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, शिल्पा हमें दे रही, वो गिवर है, तो टू शिल्पा। मैं आपको थोड़ा सा ना वो भी बता रहा हूँ रूल्स, ताकि आपको याद रहे। तो कैश जब भी आता है डेबिट, और डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं तो एक्सपेंस ये भी डेबिट टू शिल्पा। तो कैश कितने का है, कैश के आगे डाल दो 3850,
50। डिस्काउंट डिस्काउंट के आगे डाल दो 150 और इन दोनों का टोटल कितना हुआ 4000। ठीक है बच्चों, तो 4000, तो ये हो गया आपका पूरी जनरल एंट्री। तो बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इश्यूड चेक, जब भी चेक इशू लिखा होता है यानी कि हम पे कर रहे हैं, हम इशू कर रहे हैं किसी को, इन फुल सेटलमेंट ऑफ एक्स क्लेम, उसका क्लेम है यानी कि एक्स मांग रहा है, क्लेम मतलब मांग, उसका 1600 मांग रहा है, लेकिन हमने उसे चेक कितना का दिया है 1600। देखो सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी चेक मीन्स बैंक, और क्योंकि बैंक हो चाहे कैश हो, अगर वो जाता है तो वो हमेशा क्रेडिट होता है, और जब वो आता है तो डेबिट। हम पे कर रहे हैं तो ये रियल अकाउंट है, रियल में व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है, तो बैंक से पैसा जा रहा है तो टू बैंक, और किसको जा रहा है एक्स को, एक्स डेबिट। और मैंने बच्चों आपको पहले ही बताया था कि नाम के आगे हम कभी भी अकाउंट वर्ड नहीं लिखते, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ ना अकाउंट, ये नहीं लिखते हम नाम के आगे। ठीक है, तो एक्स डेबिट, देखो एक्स कितने से डेबिट हुआ 1600। एक मिनट ध्यान रखना, पहले एक बार बताओ डिस्काउंट मिल रहा है या हम दे रहे हैं। अगर हम उसको चेक पे कर रहे हैं तो वो, अच्छा ये बताओ डिस्काउंट कौन देता है, पैसे लेने वाला ना, तो वो पैसे ले रहा है तो वो डिस्काउंट हमें दे रहा है। ठीक है, हम नहीं दे रहे, वो दे रहा है क्योंकि पेमेंट वो रिसीव कर रहा है। तो देखो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और कितने का चेक है 1600 का, 1600 लिखो, लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस है 80 रुपए का, तो 80 का डिस्काउंट, और नाम के आगे पूरा आ जाएगा 1680। तो एक्स डेबिट 1680, क्योंकि इसका तो पूरा क्लेम 1680 इसके सामने आएगा, और पेमेंट कितनी जा रही है 1600, और डिस्काउंट रिसीव कितना हो रहा है 80। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, मैं नेक्स्ट कर रहा हूं। तो देखो फिफ्थ वाला, सोल्ड गुड्स टू मानसी ऑफ द लिस्ट प्राइस 4000, ट्रेड डिस्काउंट 9%। देखो बच्चों फिर से देखो, मैं बेच रहा हूं और मैंने बोला था जब हम बेचते हैं तो हमेशा सेल्स नीचे आता है, आ गया चलो, और किसको बेच रहा हूं मानसी। अब ध्यान से देखो इसमें नाम आया है, पिछले वाले में नाम नहीं था तो मैंने सीधा कैश ले लिया था। जब नाम आता है और कैश नहीं होता कहीं भी तो हम नाम को ही कंसिडर करते हैं। तो ये लिखो मानसी डेबिट। ठीक है, अब देखो ट्रेड डिस्काउंट, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था बच्चों कि ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट माइनस होता है 4000 का 9% कितना हुआ 9 4 जा 36, 360। तो तुम्हें 4000 में से डायरेक्ट 360 माइनस करने हैं, थ्री सिक्स फोर जीरो, तो 3640 और 3640। इसमें कैश डिस्काउंट की कहीं बात नहीं आई है, इसलिए मैं कैश डिस्काउंट यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखो बच्चों के ट्रेड डिस्काउंट भी कहीं नाम नहीं आता, सिर्फ कैश डिस्काउंट आता है, अगर वो होगा तो ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट माइनस करके जो वैल्यू आती है वो लिखते हैं हम यहाँ। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 भी देखे जाकर, वो बहुत अच्छे से समझ आएगा, तो ये भी वो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में तो टीचर्स ध्यान नहीं देती ज़्यादा, और ट्यूशन में भी बच्चे इस पर फोकस नहीं करते हैं, तो इन एंट्री को बहुत सावधानी से करनी पड़ती है। तो देखो प्रीपेड का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो बच्चों, जो हमने एडवांस पे किया है किसी को, और अगर हम किसी को एडवांस पे करते हैं तो हमारे लिए क्या बन जाता है, ये एसेट। क्या बन जाता है, एसेट। ठीक है बच्चों, अगर हम किसी को पे कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने रेंट एडवांस में पे करा है, तो प्रीपेड रेंट हो जाता है, वो मेरा क्या बन जाता है, एसेट। ये तो रही थ्योरी की बात, नॉलेज की बात। अब देखो ध्यान से पढ़ो, रेंट पेड कितने का है 10,000, चलो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें से 2000 किसका है, नेक्स्ट ईयर का। तो सबसे पहले तो पेमेंट की बात करनी है। देखो रेंट एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में आता है, और नॉमिनल में सारे एक्सपेंस हम क्या करते हैं, डेबिट। तो हमेशा जो भी खर्चे होंगे, रेंट पेड, कमीशन पेड, सैलरी पेड, वो हमेशा डेबिट होंगे।
ठीक है, तो कैश जा रहा है और मैंने बोला था जब भी कैश जाता है तो कैश क्या होता है बच्चों, क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट, तो 10,000 पहले तो ये एंट्री बनेगी नॉर्मल सी। ठीक है बच्चों, पहले पेमेंट की एंट्री बना दो, चलो हमने कर दिया रेंट पे। अब हम इसमें से अपना प्रीपेड निकालेंगे, क्योंकि 10,000 में से 2,000 इस साल का है ही नहीं, वो तो अगले साल का है और हमें एंट्री जनरल एंट्री दिखानी होती है इस साल का कितना रेंट है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, ध्यान से देखना बच्चों। जो रेंट को तुमने डेबिट किया था उस रेंट को तुम्हें क्रेडिट करना पड़ेगा उतने से जितने का तुमने एडवांस पे किया है। हमें अपोजिट करनी है एंट्री, हमें निकालना है, इस डेबिट में से हमें क्रेडिट करना है, इसे खत्म करना है, कम करना है। तो जब भी अपोजिट करना होता है जो चीज को डेबिट किया है उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो 2,000 रुपए हट गए और आगे यहाँ क्या लिखना है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। ये लो जी, देखो ध्यान से बच्चों, पहले एंट्री नॉर्मल पेमेंट की कि भाई रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। दूसरी एंट्री होती है एडवांस की, दूसरी एंट्री किसकी होती है, एडवांस की। तो रेंट को हमें क्रेडिट करना है 2,000 से, जो भी एडवांस होगा ना उसको हमें क्रेडिट करना। और यहाँ पर हमें एक एसेट हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। एसेट जब हमारा क्रिएट होता है तो वो हमेशा डेबिट होता है, तो ये हमारा डेबिट हो गया। जैसा मशीन खरीदते हैं तो मशीन को डेबिट करते नहीं करते, ठीक है। फर्नीचर खरीदते तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करते हैं। ऐसे ही अब हमारे प्रीपेड रेंट हमारा नया एसेट हो गया 2,000 का, क्योंकि ये अगले साल का हमने अभी पे कर दिया तो हमारे ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और रेंट हमारे हमने कैंसिल कर दिया उतना ही 2,000 का, तो रेंट हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है। अगर इस एंट्री में बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं दोबारा से बताऊंगा आपको, ठीक है। वैसे अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे ख्याल से आप इसे समझ जाओगे। तो ये आप देखो, इसे उतार लो, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ 2, पॉज करके बैक करके आप इसे दोबारा से देख सकते हैं, उतार सकते हैं। अब देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन 1 जून। अब ध्यान से देखो, अच्छा एक बार बताओ, हमारा साल स्टार्ट होता है अप्रैल से, खत्म कब होता है, मार्च में। ये हमारा है बिजनेस का ईयर, बिजनेस का। पर एक बार बताओ, जब इंश्योरेंस आप लेते हो तो इंश्योरेंस तो जिस दिन से लेते हो, ध्यान से देखना, जिस दिन से लेते हो उस दिन से लेकर पूरे 12 महीने उनके कहीं कोई और होते हैं। हमारा तो होता है अप्रैल मार्च। तुम अगर आज जून से लोगे तो कब देखो 12 महीने कब खत्म होते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई, 31 मई, ठीक है। 31 मई को जाकर इनके पूरे 12 महीने होते हैं, क्योंकि ये तो जिस दिन हमें इंश्योरेंस देंगे तो अपने पूरे 12 नेक्स्ट 12 मंथ गिनेंगे, लेकिन हम तो अपने अप्रैल से मार्च तक गिनेंगे। तो अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। अब ध्यान से देखना, अपने ईयर को देखो, तुम्हारा ईयर खत्म कब हो रहा है, मार्च में, लेकिन इन्होंने कब लिया, जून में। और इनका कब खत्म हो रहा है, अप्रैल मई, अप्रैल मई। तो तुम्हारा साल खत्म हो रहा है मार्च, मार्च के बाद तुम्हारा एक्स्ट्रा महीने कितने गए, 2। ये 2 महीने जो है ना अप्रैल और मई के, ये तुम्हारा एडवांस है। देखो इंश्योरेंस वालों से हमें कुछ लेना देना नहीं, 1 जून को स्टार्ट हुआ था, मई में जाकर खत्म होगा उनका। बस तुम्हें अपना ये देखना है कि मार्च के बाद कितने एक्स्ट्रा महीने तुम्हारे वो पैसे तुमने पे कर रखे हैं, अप्रैल मई, 2 महीने का तुम्हारा प्रीपेड है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ बच्चों, मुझे आई थिंक कुछ बच्चों को शायद ना समझ आए, मुझे लग रहा है ऐसे। देखो हमारा साल अप्रैल से मार्च होता है, मार्च के बाद जितने भी महीने के हमारे पेमेंट हुई होगी हम उसे एक्स्ट्रा मानेंगे, मार्च के बाद जितने भी महीने के हमारी पेमेंट हुई हुई होगी हम उसे एक्स्ट्रा ही मानेंगे, क्योंकि मार्च तक ही हमारा साल होता है। तो देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। ध्यान से देखना, ये तुम्हारा साल खत्म हो रहा है बिजनेस का ही है। और ध्यान से देखो, अप्रैल मई जून में लिया था हमने, इस महीने में हमने क्या लिया था, इंश्योरेंस। तो उनका तो खत्म होगा
अप्रैल और मई में, उनका तो मई में खत्म होगा, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं। बस अपना देखो कि तुम्हारे मार्च के बाद कितने महीने एक्स्ट्रा के पेमेंट कर रखी है तुमने, 2 महीने की, तो 2 महीने का तुम्हारा प्रीपेड होगा। तो कैसे निकालते हैं प्रीपेड को, देखो अब देखो इसमें तो अमाउंट भी नहीं, मान लो मैं अमाउंट दे रहा हूँ तुम्हें 24,000, ठीक है, इसमें अमाउंट नहीं थी क्वेश्चन में, वो मैंने दे दी यहाँ। अब देखो कैसे करना है, 24,000 क्योंकि ये 1 साल का है तो 12 से ही डिवाइड करना है, 12 महीने का है ना, इंटू 2, हमें एडवांस 2 महीने का निकालना है तो इंटू 2 करना है, 200 जो 2 6 जा 12, 6 4 जा, लो जी 4,000 रुपए का एडवांस है तुम्हारा, ठीक है। पोज करके बहुत ध्यान से देखिए आप इसको, 4,000 का एडवांस क्या है, मैंने ये देखा मार्च के बाद मेरे कितने महीना एक्स्ट्रा हो रहे हैं, बस यही मेरा प्रीपेड है। और यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा, मैंने जून से स्टार्ट किया, 12 महीने, क्योंकि जून में लिया था हमने और पूरे साल का इंश्योरेंस था, ठीक है। तो मैंने जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई, ये पूरा यहाँ इंश्योरेंस वालों को खत्म कहाँ हो रहा है, मई तक। तो बस मैंने मार्च के बाद ये देखा मेरा साल तो यहाँ खत्म हो गया, तो कितने महीने का मेरा एक्स्ट्रा गया हुआ पैसा, 2 महीने का। तो मैंने 2 महीने कैसे निकाले, 24,000 डिवाइड बाई 12, 12 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 12 महीने का है पूरा, तो इंटू 2, 2 का निकाल लिया मैंने, तो बस 4,000। तो बस 4,000 की भी एंट्री करनी है, आप देखो कैसे करनी है, बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, इसको बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। मैंने बोला था इसको 2 एंट्री करनी है, पहले तो पेमेंट की एंट्री करो, किसकी करनी है, पेमेंट की। देखो कैसे करनी है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, पूरा 24,000 लिखो, पेमेंट तो हमने 24 की थी। अब इसमें से मैंने तुम्हें बोला था ना कि इंश्योरेंस प्रीमियम जब हम प्रीपेड निकालते तो इसको वापस क्रेडिट कर देते हैं टू इंश्योरेंस, जैसे रेंट को मैंने क्रेडिट कर दिया था ऐसे इंश्योरेंस प्रीमियम को मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, और कितने से, 4,000, क्योंकि 4,000 एडवांस है, ठीक है। और यहाँ लिख दूंगा क्या बच्चों, प्रीपेड इंश्योरेंस, लो जी डेबिट 4,000, लो जी बच्चों प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000, ये तुम्हारे प्रीपेड की एंट्री बनती है। पहले तो नॉर्मल पे कर दो, खर्चा अकाउंट डेबिट, ऑल एक्सपेंस डेबिट होते तो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू कैश, सारा पे कर दो, फिर इस इंश्योरेंस को क्रेडिट करो उतने से जितने से एडवांस हुआ है, 4,000, और किसको प्रीपेड करना है, क्योंकि एसेट क्रिएट हो गया तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 4,000, ठीक है बच्चों। तो इसको बहुत ध्यान से देखना। अब मैं कर रहा हूं आउटस्टैंडिंग, जो हो गई पर हमने पे नहीं करी है, तो सैलरी एक खर्चा है, एज यू नो क्या है, खर्चा है, तो सैलरी तो डेबिट होके ही रहेगी, ये याद रखना, खर्चा तो डेबिट होता ही है। अब याद करो अगर हम पेमेंट कर देते हैं तो टू कैश हो जाता है, क्योंकि हम पेमेंट नहीं कर रहे तो हम डायरेक्ट ये नाम लिख देते हैं टू आउट स्टैंडिंग सैलरी। जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट तो डेबिट होगा क्योंकि खर्चा तो हो चुका, भले हमने दिया नहीं दिया पर हो चुका। नीचे अगर हम दे देते हैं तो टू कैश आ जाता है, अगर नहीं देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, बस इतनी सी बात है इसकी, ठीक बच्चों। जैसे मान लो रेंट आउटस्टैंडिंग है तो हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, बस ये लो, ठीक है। अभी सैलरी था तो मैंने क्या कहा, ये लो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, और ये लो 5,000 और ये लो 5,000, ठीक है बच्चों। रेंट आउटस्टैंडिंग हो, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो, कमीशन आउटस्टैंडिंग हो, तो खर्चा तो डेबिट होगा, कमीशन डेबिट होगा, नीचे आउटस्टैंडिंग के बाद कमीशन लगा देना। मान लो सैलरी सैलरी रेंट, रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट तो डेबिट होगा, नीचे आउटस्टैंडिंग के बाद रेंट लगा देना। कमीशन अगर आउटस्टैंडिंग है तो कमीशन तो ऊपर डेबिट होगा, नीचे आउटस्टैंडिंग के बाद कमीशन लगा देना, बस, ठीक है। अब मैं दूसरा कर रहा हूं देखो बच्चों, सैलरी फॉर द ईयर इज 12,000, सैलरी पेबल, ये देखो फॉर द ईयर, ये 12 महीने की है, कितने महीने की है, 12 की, लेकिन कह रहे हैं सैलरी पेबल फॉर 2 मंथ्स, पेबल यानी का आउटस्टैंडिंग, अच्छा पेबल का मतलब भी याद रखना बच्चों, आउट स्टैंडिंग ही होता है, पेबल यानी कि पे करना है, पेबल लिखा हो ना पेबल, तो देखो इसमें भी वही लिखना है, सैलरी
अकाउंट डेबिट, मैं सिर्फ आउटस्टैंडिंग की एंट्री करवा रहा हूँ, पेड की तो तुम्हें आती है, सिर्फ आउटस्टैंडिंग की। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, राइटिंग भी थोड़ी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, बताओ जल्दी से बच्चों, टू आउट स्टैंडिंग सैलरी। और कितने की? अब 2 महीने की कैसे निकालोगे? ये पूरे महीने 12 महीने की है, तो मैंने बोला था हमेशा एक साल को 12 से ही डिवाइड करते हैं, क्योंकि 12 महीने के इंटू कितने महीने की बता रहे हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा साल की चीज को 12 से ही डिवाइड करना होता है, जितने भी महीने का निकालना है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। तो बस 2000, तो 2000 और 2000। लो जी बच्चों, ये हो गई तुम्हारी प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग की। देखो बच्चों, अगर अभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए, वैसे मैं श्योर हूँ शायद नहीं आएगी, लेकिन अगर आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज हैं, ध्यान से फोकस के साथ। एक्स ओज, एक्स ओज का मतलब है एक्स ने लिए हमारे से, एक्स ने लिए, एक्स ने लिए, ओज एक्स ओज रुपीज मतलब एक्स ने लिए 20,000, और वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट, कंगाल, वो कंगाल हो गया, कुछ नहीं बचा उसके पास। उसने हमें 60 पैसा इना रुपी दिया है। अब आप कहोगे पैसे में पैसा, ये 60 पैसा कैसे दे सकता है वो, ये तो चलता भी नहीं पैसा। आप ध्यान दो, इना रुपी कह रहा है। 1 रुपए में कितना पैसा होता है बच्चों, बताओ जल्दी से। रुपी 1 में होता है 100 पैसा, 100 पैसा। तो अगर मैं कहूँ 1 रुपीज इज इक्वल टू 100%, क्योंकि उसमें 100 पैसा होता है, तो वो 1 रुपए अपने आप में कितना परसेंट है? 100। तो अगर वो 60 पैसा दे रहा है ना इन रुपये, यानी कि हमें 60% दे रहा है। अगर वो 60 पैसा दे रहा है, इसका मतलब वो 60% दे रहा है, क्योंकि 1 रुपया कितना परसेंट है? 100%। तो अगर वो 60 पैसा दे रहा है, यानी कि वो 60% दे रहा है, ठीक है। तो जब भी बच्चों ये पैसा लिखा हुआ आएगा ना, 60 पैसा, 20 पैसा, यानी कि परसेंटेज, परसेंटेज दे रहा है। जैसे मान लो ये लिखा रहा है 40 पैसा, तो इसका मतलब सीधा सीधा 40%। मान लो लिखा हुआ रहा है 50 पैसा, तो इसका मतलब मान लो सीधा सीधा 50%। बस इतना देखना है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये हमें रिसीव हो रहा है, और मैंने क्या बोला था, जब भी रिसीव होता है तो कैश क्या होता है बच्चों, जल्दी से, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से देखो, बाकी 40% वो नहीं दे पाएगा क्योंकि वो कंगाल हो गया, तो इसे हम बोलते हैं बैड डेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? बैड डेट्स डेबिट। बैड डेट्स का मतलब होता है जो पैसा डूब गया, हमारा 40%, 40 पैसा डूब चुका है, वो नहीं आएगा। कैसे पता लगा? क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया। तो जब भी पैसा डूबता है उसको नाम देते हैं बैड डेट्स, और लॉस हमेशा नॉमिनल के हिसाब से डेबिट होता है, तो मैंने डेबिट कर दिया। और किससे आया पैसा? नाम, तो एक्स। तो कैश 60 पैसा, अच्छा 20,000 का 60 पैसा कितना हुआ? 12,000, ठीक है। आप निकाल लेना, 20,000 का 60 पैसा मतलब 60%। अभी मैंने आपको बताया जब भी पैसा लिखा हो परसेंट बना देना सीधा, ये लो ये लो, 6 टू जा 12, 12,000। और 20 में से अगर 12 आ गए तो 8 नहीं आए, क्योंकि 20,000 टोटल है, उसमें से 12 आ गए तो 8 नहीं आए, वो माइनस कर लेना आप ऐसे। 20 माइनस 12, 12 आ चुके तो कितने बचे? 8। तो 8 बैड डेट्स, 2x के सामने पूरी वैल्यू आ जाएगी, ये देखो, ठीक है बच्चों। ठीक है, बैड डेट्स का मतलब होता है जो पैसा नहीं आया, जो डूब गया, जो रिकवर नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें 60 पैसा रिसीव था, यानी कि 40 पैसा नहीं हुआ रिसीव। अब नेक्स्ट करते हैं, आप बहुत ध्यान से देखना इनको और दोबारा प्रैक्टिस करना। अब देखो, मोनू डिक्लेयर्ड एज बैंकरप्ट, बैंकरप्ट का मतलब भी कंगाली होता है। ये बैंकरप्ट हो गया और नथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम हिम, उससे कुछ नहीं रिकवर्ड होगा। तो बच्चों ये तो पूरा का पूरा नुकसान हो गया। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है? मोनू, ये लो, टू मोनू। और वैल्यू क्या आएगी? वही पूरे 50,000। इस बार तो कुछ भी नहीं दिया उस बंदे ने, ये लो ये लो, पूरा बैड डेट्स। क्योंकि वर्ड क्यों लिखा है? नथिंग इज रिकवर्ड,
कुछ नहीं रिकवर्ड होगा, तो सारा जब भी बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट लिखा आएगा तो बैड डेट्स का नाम तो पक्का आएगा ही आएगा। ऊपर 60 पैसा मिल गया था तो 40 पैसा यानी कि 40% बैड डेट्स हुआ था, इसमें नथिंग लिखा आ रहा है तो सारा बैड डेट्स हो गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब देखो ध्यान से देखना, अ सम ऑफ 2000 अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, कह रहे हैं जो 2000 है वो पहले पुरानी की बात बता रहे हैं पिछली, कि वो बैड डेट्स मान लिए गए थे अब रिकवर्ड हो गया है, इज नाउ रिकवर्ड, यानी कि दे दिए किसी ने पैसे, कोई भाग गया था कि पिछले अर्लियर बैड डेट थे अब नाउ रिकवर्ड है। तो जब भी रिकवर्ड होगा ना तो कैश अकाउंट तो डेबिट होगा क्योंकि आ रहे हैं पैसे, रिकवर हो रहे हैं, और नीचे नाम नहीं लिखना, नीचे लिखना है टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स, क्योंकि इनकम बन गई, और इनकम क्या होती है बच्चों नॉमिनल के हिसाब से क्रेडिट, ऑल इनकम क्रेडिट, तो ये हमें रिकवर्ड हो गया और कैश आया कितने का 2000 का। लो जी बच्चों, ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, रिपीट करके देखो, पॉज करके देखो, आपको एक एक चीज समझ आएगी। ठीक है बच्चों, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, जब भी रिकवर्ड वर्ड आएगा तो ये इनकम ही, नीचे क्रेडिट आएगी आएगी 100%, और ऊपर अगर चेक नाम है तो बैंक आ जाएगा, अगर कहीं चेक नहीं है तो कैश तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारी होगी बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री। ठीक है, अब हम करते हैं डेप्रिसिएशन। बच्चों ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस हमें कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। मैंने मेनली आपको सारे टॉपिक बता दिए जनरल एंट्री के। ठीक है, बहुत अच्छे से फोकस से करना है आपने। मैं हो सकता है एक पार्ट और लेके आऊं और उस पार्ट में सारी एक्सरसाइज आपको जो मेन है, जो एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है वो लेकर आऊंगा और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन क्या है, देखो बच्चों डेप्रिसिएशन एक लॉस है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। बच्चों एसेट्स होता है हमारे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, अगर इनकी वैल्यू में डिक्रीज होता है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने एक कार खरीदी बच्चों आज 10 लाख की, क्या 2 साल बाद भी वो 10 लाख की वैल्यू रहेगी? ये बताओ, नहीं रहेगी ना। मान लो 2 साल बाद वो वैल्यू होगी इसकी 8 लाख, तो 2 लाख कम क्यों हुई? क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई, वो मतलब यूज कर ली तुमने उसको। ठीक है, तो 2 लाख जो है वो तुम्हारा क्या है, डेप्रिसिएशन, क्योंकि उसकी वैल्यू जो वैल्यू खत्म हो जाती है उसको ही बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक लॉस है बिजनेस में, एक एक्सपेंस है। तो मैंने बोला था नॉमिनल में कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं या लॉसेस वो हमेशा क्या होते हैं बच्चों, डेबिट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और किससे नुकसान हो रहा है वो नीचे मशीन, नीचे मशीन। अच्छा मैंने बोला था रियल में, रियल क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, एसेट्स जब जाते हैं तो क्रेडिट होते हैं, मशीन की वैल्यू तो जा रही है ना, खत्म हो रही है, तो नीचे टू मशीन आएगा। मान लो फर्नीचर में डेप्रिसिएशन आए तो नीचे टू फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग में आएगा तो नीचे लैंड एंड बिल्डिंग, और ऊपर क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। लॉजिक, सिंपल सी बात। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेबिट हो गया, और मशीन जा रही है, खत्म हो रही है, तो टू मशीन। ठीक है, यह आप बहुत ध्यान से देखना, अच्छे से करना। तो नेक्स्ट करवा रहा हूं। अब देखो, a machine whose value was 1 लाख, depreciation was charged at the rate 10%। अब ऊपर डायरेक्ट डेप्रिसिएशन दे रखा था, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा, हमें वैल्यू दे रखी है, तो ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो 1 लाख, बच्चों इसका एक चैप्टर भी है अभी डेप्रिसिएशन, वो भी मैं करवाऊंगा। A machine whose value was 1 लाख, depreciation was charged 10% पर एनम। ये लो जी 10% निकाल लो, 10,000 निकल गई। लो डायरेक्ट गिवन है तब भी निकालने में कितना टाइम जा रहा है, बहुत इजी है। अब तुम्हें क्या करना, डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, एक नुकसान है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, अब मैंने बोला था नीचे क्या आएगा, जो भी एसेट हमारा खत्म हो रहा है, मशीन हो रही है तो मशीन ही आएगा, तो मशीन अकाउंट, और कितनी आएगी वैल्यू, 10,000। लो जी बच्चों, मोस्टली हमारे चैप्टर कवर्ड हो गया है। अगर आपको कोई एंट्री ऐसी लगती है कि आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट में वो एंट्री बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन का रहा, ये हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड, और मैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ
एक्सरसाइज लेके आऊंगा जिसको अच्छे से आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। बस आपको मेरे सारे पार्ट्स देखने हैं बहुत ध्यान से, और आपकी जनरेटरी काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे। बस बच्चों एक चीज और, आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आएगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके बाय।